हेलो फ्रेंड्स, आज हम जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे करेंगे जिसका नाम है मैक्सिमम सम कॉम्बिनेशन। ये प्रॉब्लम एक मीडियम लेवल की प्रॉब्लम लगी मुझे तो। ठीक है, इस वाली प्रॉब्लम का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? तो हमें क्या गिवन होता है कि दो एरे गिवन है, एरे 1 और एक एरे 2, और हमें एक एन गिवन है जो है एरे की साइज, और एक की हमें एक वैल्यू गिवन है। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ क्या का मतलब क्या है। तो हम क्या कर सकते हैं कि एरे 1 के अंदर से कुछ एलिमेंट ले सकते हैं, एरे 2 का एक एलिमेंट ले सकते हैं और दोनों का सम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि लेट सपोज हमारे पास एरे 1 है, 4 है, 2 है, 3 है, और एरे 2 के एलिमेंट है हमारे पास 2, 5, 1 और 6। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एरे 1 का 1 लेंगे, एरे 2 का 2 लेंगे, तो हमारा सम कितना होगा 1, 2, 3। फिर 1, 5 को ले सकते हैं हम यहाँ पे, तो 6, 1, 1, 2, 1 एंड 6 कितना हो गया 7। इन द सेम वे हम 4 के लिए स्टार्ट करेंगे, तो 4, 2, 6, 4, 5, 9, 4, 1, 4। हमें क्या करना है कि इस तरीके से हमें क्या गिवन होता है, दो एरे गिवन है और हमें इस तरीके से टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। ओके, और उन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के अंदर हमें क्या करना है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने लेना है, और लास्ट के क्या एलिमेंट जिनका सब मैक्सिमम हो वो रिटर्न कर देना है। तो जैसे कि मैंने इनको इंक्रीजिंग लेवल में सॉर्ट किया, तो मेरे पास ऐसा आता है 10, 9, 9। तो हमें क्या कर देना है कि इनको सॉर्ट कर देना है। ओके, तो जो हमें के क्या है कि कितने एलिमेंट लास्ट में रिटर्न करने हैं वो के की साइज है, तो हमें वही रिटर्न करना है। ठीक है, और हमें आंसर रिटर्न करना है नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है कि जो इंक्रीजिंग ना हो। ओके, इंक्रीजिंग ना हो मतलब डिक्रीजिंग हो या फिर इक्वल हो, मतलब ये ऐसे आएगा डिक्रीज हो, दो एलिमेंट इक्वल भी हो सकते हैं। मतलब डिक्रीजिंग में मतलब एलिमेंट को हम इक्वल नहीं एज्यूम कर रहे, ऐसा होता है। ठीक है, और अब देखो, अब हम इसको इसके अंदर हमारे पास कुछ कॉन्स्टेंट्स गिवन है कि एन की वैल्यू है ना, जो एरे की साइज है वो जा सकती है अप टू 10⁵, और के की वैल्यू जा सकती है अप टू n, और एरे के एलिमेंट्स की वैल्यू जाएगी अप टू 10⁴। ओके, तो हम देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। तो जैसे हमें बताया है कि हमें एक एरे के इन वन एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन लेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं कि ट्राई कर सकते हैं कि पहले एलिमेंट को सारे एलिमेंट के साथ सम ले लें, फिर दूसरे एलिमेंट का सारे एलिमेंट के साथ हमने क्या कर लिया, सम ले लिया, फिर तीसरे एलिमेंट का सारे एलिमेंट के साथ सम ले लिया। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इस तरीके से कॉम्बिनेशन वाला एक एरे बन जाएगा। ठीक है, और जैसे वो कॉम्बिनेशन वाला एरे बनेगा, हम क्या कर सकते हैं, उसको सॉर्ट कर सकते हैं, और हम उसको सॉर्ट करके जो लास्ट के एलिमेंट, अगर हमने इंक्रीज ऑर्डर में सॉर्ट किया है तो उसको लास्ट के एलिमेंट हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। तो आई होप मुझे ये वाली बिल्कुल बेसिक आइडिया था वो आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक आइडिया समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, इसकी हम अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करें तो क्या होगी, देखो हम क्या कर रहे हैं, एरे 1 के हर एक एलिमेंट को एरे 2 के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब एरे 1 का अगर एक एलिमेंट एरे 2 के n एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, एरे 1 में n एलिमेंट है, एरे 2 में भी n, तो एरे 1 के n एलिमेंट एरे 2 के n एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे, तो वो कितना होगा, ऑर्डर ऑफ n²। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि हमें क्या करना है, उन सबको एक एरे के अंदर स्टोर करना है, क्योंकि सॉर्ट भी करना होता है हमें। तो हमारे पास जो एरे बनेगा नया कॉम्बिनेशन का, उसकी साइज हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n²। ओके, मतलब साइज n² ही होगी, तो उसको ऑर्डर ऑफ n² बोल सकते हैं। ऑक्सिलरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हमें इसके अलावा कोई स्पेस नहीं चाहिए होगा। फिर हमें क्या करना है, जो ऑर्डर ऑफ n² साइज का एरे बना है उससे हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो जो हम यहाँ पे सॉर्टिंग के फंक्शन एल्गोरिथम यूज़ करेंगे उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n log n, मतलब जिसके लोग के। तो हमारे पास यहाँ पे एरे की साइज कितनी है, n², तो हमारे जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी n² log n²। ओके, तो यहाँ से मुझे आई होप कि आपको यहाँ पे इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ गई होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ गई होगी। तो आपको अगर ये वीडियो कुछ समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी अप्रोच की तरफ। ठीक है, तो अब हमने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास कितनी आई थी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, n² log n²। तो अब हमें देखना है कि ये वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्क करेगी या नहीं। ओके, तो हमारे पास n की वैल्यू गिवन है 10⁵, तो n² कितना हो जाएगा 10⁻10 एंड log 10⁻10। तो इसकी वैल्यू अगर हमारे पास देखें तो कितनी आ रही है, अराउंड 10⁻10। log 10 की वैल्यू आप कितने एज्यूम कर सकते हैं, मतलब हमारे पास ये बात करते हैं पर मोस्टली बेस 2 के अंदर। तो आप इसको वैल्यू log 10⁻10 को आप एज्यूम कर सकते हैं 10 log 10, और log 10 की वैल्यू को आप 4 एज्यूम कर सकते हैं, तो हो जाएगा अराउंड 40। मतलब ये आएगा आपको 4 × 10⁻11 ऑपरेशन। ओके, जबकि हमारे पास जो कंपाइलर की लिमिट होती है ना, मोस्टली तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि 10⁻6 to 10⁻7। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास 4 × 10⁻, ये सोल्यूशन तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज करने का सोचते हैं कि किस तरीके से ऑप्टिमाइज करने के विचार आएंगे हमारे पास। तो मुझे लग रहा था कि इसको हम कैसे भी करके अगर सॉर्टिंग की हेल्प से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या। तो मैंने यहाँ पर ट्राई किया कि मैं एरे 1 को सॉर्ट कर देता हूँ, तो 1, 2, 3, 4, एरे 2 को सॉर्ट कर देते हैं 1, 2, 5 और 6।
तो यार सॉर्ट करने से तो मुझे नहीं लगा कुछ होगा, मतलब देखते हैं अभी। फिर मैंने क्या किया, एरे 1 के अंदर एरे को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर, चलो मैं सोचा डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देते हैं, तो 4 3 2 1 और 6 5 2 1। तो अभी हमें एक चीज़ समझ में आ रही है, अगर मैं इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट ले लूँ ना, तो वो हमेशा पक्का मैक्सिमम एलिमेंट देगा। तो जैसे कि 4,6 की वैल्यू 10 ही होगी। अब मुझे नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है, जो या तो क्या हो सकता है 4,5 हो सकता है या फिर 6,3 हो सकता है, मुझे नहीं पता कि क्या होगा। ठीक है, तो यार थोड़ा बहुत सोचने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या मुझे सॉल्यूशन देखना चाहिए, बट मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी देर और रुको, देखते हैं अभी हमारे पास क्या होता है। तो अभी हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या होता है। तो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि अभी हमें सॉल्यूशन नहीं देखना है, ठीक है। और हमें यहाँ पे ऐसे कंस्टेंट और गिवन है कि क्वेश्चन में के की वैल्यू होगी ना, वो लेस देन एन होगी, क्योंकि अगर हम देखें हमारे पास एन स्क्वायर एलिमेंट है, तो वो लोग के की वैल्यू को एन स्क्वायर तक ले जा सकते थे, बट उन्होंने बोला कि के की वैल्यू केवल लेस देन इक्वल टू एन होगी। तो इसमें भी कुछ ना कुछ कैच तो जरूर होगा, देखते हैं अभी हम। तो देखो मेरे पास क्या हो रहा है कि मेरे को आई और जे मैंने पहले इंडेक्स सेलेक्ट कर लिया, मुझे नेक्स्ट इंडेक्स सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है कि या तो मैं आई जे प्लस 1 सेलेक्ट करूँगा या फिर जे आई प्लस 1 सेलेक्ट करूँगा, मतलब कुछ ना कुछ लोचा इसमें इंडेक्सेस के साथ है। तो इतना सोल्व करने के बाद मेरे पास एक आइडिया आता है कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर के और एन गिवन होता है ना, तो हम मोस्टली क्या करते हैं कि हीप यूज़ करते हैं, बट मुझे ऐसा कुछ सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा हीप का। तो ठीक है, फिर भी हम अगर थोड़ा ट्राई करें, तो हीप के अंदर क्या होता है कि एक मिनिमम हीप होता है और एक मैक्सिमम हीप होता है। मिनिमम हीप पे क्या होता है कि मिनिमम एलिमेंट टॉप पे होता है, मैक्सिमम हीप के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम एलिमेंट टॉप पे होता है। ओके, तो मुझे जैसे मैंने ये सोचा ना मैक्सिमम एलिमेंट टॉप पे होता है, तो मुझे पता था कि जो हमारा एलिमेंट है 4,6, मुझे पता है जो हमारा एलिमेंट है 4,6 I0 J0, तो कि यहाँ से हमारे टॉप एलिमेंट को हम ले लेंगे, 4,6 10 हो जाएगा बस। मेरे को अगर इसकी इंडेक्सेस भी बताया ना 0,0, तो मुझे नेक्स्ट इंडेक्सेस मुझे पक्का पता है कि कौन सी होगी, या तो I+1 J होगी, मैंने बताया आपको भी कि अगर I, J है तो नेक्स्ट इंडेक्सेस हमारे पास क्या होगी, I+1, J या फिर IJ+1। ऐसा ही क्यों होगा, देखो अगर 4,5 है तो अब हमें देखो 3,I+1 J+1, तो हमें आगे जाके तो और छोटी वैल्यू मिलेगी, या तो हम 4 को 5 के साथ ऐड कर लिया या फिर 6 को 3 के साथ ऐड कर लिया। अगर 6 को 3 के इधर राइट हैंड साइड वाले से ऐड करता हूँ मैं, तो भी कुछ वैल्यू मैक्सिमम नहीं मिलेगी, तो 6 को मैं 3 के साथ ऐड कर लूँ, या फिर 6 को 4 के साथ ऐड नहीं कर सकता, 4 को 5 के साथ ऐड कर लूँ तो ज़्यादा मिलेगा, इनसे ज़्यादा नहीं मिलने वाला। तो मुझे एक आइडिया लगा कि यहाँ पे आई और J+1, मुझे अगर मुझे पता चल रहा है टॉप एलिमेंट कौन सा है, तो मैं उससे एक नेक्स्ट एलिमेंट पता कर सकता हूँ ना। ओके, तो मैंने यही सोचा कि हम अगर एक हीप के अंदर मैक्सिमम सम के साथ साथ जो इंडेक्सेस है अगर वो भी स्टोर कर ले तो कैसा रहेगा। तो ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल के थ्रू ट्राई किया कि अगर मैं 0 0 ले लेता हूँ 4,6, तो मेरे पास यहाँ पे 10 तो आ जाएगा। मेरे को नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो सकता है, 0 0 के बाद मेरे पास या तो 0,1, क्योंकि मैंने अज्यूम किया कि 0 ये था, 1 मतलब इसको लेने की ट्राई कर रहा हूँ जे वाले में, और या फिर मैंने कहा कि 0 को 1 कर दो और उसको 0 रहने दो, 6,3 मैंने ट्राई किया। फिर मैंने देखा यार अगर 1,0 के अंदर आऊँगा मैं, तो 1,0 से क्या हो सकता है, तो 2,0 हो सकता है या फिर 1,1। इन द सेम वे 0,1 के केस में क्या जाएगा कि 1,1 और ये होगा 0,2। तो ठीक है, मैं को इस तरीके से, तो अब मैं क्या समझ रहा हूँ कि अब मुझे क्या चाहिए कि जैसे जैसे मैं एलिमेंट को पुश करता जाऊँ ना, मुझे क्या चाहिए होगा कि टॉप एलिमेंट मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए, जो मैंने बोला मैक्सिम से ज़्यादा है। तो ठीक है, मैंने क्या अज्यूम किया कि मैं एक मैक्सिम बनाऊंगा, उसके अंदर पहला टॉप एलिमेंट मुझे पता है 0,0 से मिलेगा, उसको मैंने पुश कर दिया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसको पॉप करूँगा मैक्सिमम एलिमेंट को, और फिर मैं देखूँगा कि उसके इंडेक्सेस क्या है, उसके इंडेक्सेस के बेस पर मैं क्या कर सकता हूँ, नेक्स्ट एलिमेंट पता कर सकता हूँ। और नेक्स्ट एलिमेंट मैंने पता किया, तो मैंने देखा कि या तो I+1 J होगा या फिर I, J+1 होगा, तो इन दोनों को मैं क्या करूँगा, मैक्सिम के अंदर पुश कर दूँगा, और उससे क्या होगा कि मुझे एक नया मैक्सिमम एलिमेंट मिलेगा, और उसके इंडेक्सेस के बेस पे मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट एलिमेंट निकाल सकता हूँ। बट अभी एक कैच यहाँ पे बच रहा था कि मैंने देखा था कि यहाँ पे 0,0 केस में 1,0 आ रहा था और 0,1 आ रहा था, तो 0,1 के केस में भी एक बार रिपीट करने पे 1,1 आ रहा था, और 1,0 केस में 1,1 आ रहा था, मतलब कुछ चीज़ें क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी। तो सम ऑफ इंडेक्सेस से हो रहा था कि मेरे को जो कुछ इंडेक्सेस है ना, वो मेरे को लग रही थी कि रिपीट होएगी, तो मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे सेट यूज़ कर सकता हूँ, तो जिससे मैं याद रखूँगा कि कौन कौन से इंडेक्सेस को मैंने यूज कर लिया है। तो जिन जिन इंडेक्सेस को मैंने अगर यूज कर लिया है, तो उनको मैं क्या करूँगा, उस वाले हीप के अंदर वापस पुश नहीं करूँगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। तो अब अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की एनालिसिस करें तो कितनी होगी, तो एक बार हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करके देखते हैं, और फिर हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम हम इस वाली अप्रोच से सोल्व कर सकते हैं या नहीं, या फिर हमें कुछ और ऑप्टिमाइज अप्रोच देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमें क्या करना है, पहले दोनों एरेज को सॉर्ट करना है। देखो दोनों एरेज को सॉर्ट क्यों करना है कि हमें अगर सॉर्ट करना है एरे 1 एंड एरे 2 को सॉर्ट करना है। सॉर्ट इसलिए करना है बिकॉज वो अदरवाइज I+1 और J+1 वाला कंसेप्ट काम नहीं करेगा। और मैंने ये यूज़ किया है कि अगर मैं एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा हूँ तो ओके।
सॉर्ट करने के अंदर हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n होएगी। फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि उसको एक हीप में पुश करता जा रहा हूँ वैल्यूज को। ओके, जब मैं हीप के अंदर वैल्यूज पुश कर रहा हूँ तो मेरे पास टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे देखो। तो जब मैंने हीप के अंदर एक एरे एलिमेंट ये वाला था, दूसरा एरे ये था, तो मैं यहाँ से इसको पुश करूँगा और इसको पुश करूँगा। ओके, मतलब इन दोनों का सम पुश करूँगा, फिर इसके बाद इस वाले को पुश कर सकता हूँ या फिर इस वाले को पुश कर सकता हूँ। मैंने एक एलिमेंट निकाला, उसके बाद मैंने क्या किया, 2 एलिमेंट पुश किए हैं। ओके, तो अब यहाँ पे के का कंसेप्ट काम में आता है, बिकॉज क्योंकि मैं अगर हीप के अंदर मैक्सिमम कितने एलिमेंट पुश कर रहा हूँ, मतलब के से तो ज़्यादा एलिमेंट पुश कर रहा हूँ, बट आई एज्यूम कि मैं एक एलिमेंट से 2 एलिमेंट पुश करके कि अराउंड 2 के एलिमेंट या फिर 3 के एलिमेंट पुश कर रहा हूँ। तो फिर तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, तो जैसे n log n हमारी सॉर्टिंग की थी, हम यहाँ पे ij+1 यूज कर रहे हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी अपन n log n एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि k की वैल्यू, k क्या होता है कि जितनी हम साइज तक जा रहे हैं हीप की साइज मतलब आएगी तो k की फॉर्म में, बट k का कुछ मल्टीपल आएगा, बट ये नहीं है n स्क्वायर से ऑफकोर्स कम आएगी। तो हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज्यूम कर सकते हैं n log n अगेन। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई n log n। और स्टोरेज कॉम्प्लेक्सिटी, तो स्टोरेज में हम हीप ही यूज कर रहे हैं, वो हीप की साइज़ कितनी जाएगी, वो ऑर्डर ऑफ के समथिंग, मतलब n समथिंग कुछ ही जाएगी, ज़्यादा नहीं, n स्क्वायर तक नहीं जाएगी। तो हम इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n एज्यूम कर सकते हैं। मतलब एग्जैक्ट कैलकुलेट करना वैसा पॉसिबल नहीं है, बट इतना ऐसा पॉसिबल है। तो मुझे आई होप कि ये टाइम कॉम्प्लेक्स समझ में आ गई, क्योंकि हम अगर देखें 10⁵5 थी n की वैल्यू, log 10⁵5, तो इसकी वैल्यू अराउंड हो जाएगी 5, मतलब 5 होगी 20, 2 × 10⁶6, और हम इतने ऑपरेशन आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये वाला सोल्यूशन हमारा वर्क कर जाना चाहिए। ओके, तो चलो अब मैं इसको एक ब्रूट आइडिया देता हूँ आपको, उसको कोड किस तरीके से करना है, उसके बाद आपको खुद को कोड करना है, जीएफजी पे आपको सबमिट करना है। ओके, तो हमारा फंक्शंस का नाम है कि मैक्सिमम कॉम्बिनेशन, जो हमें वेक्टर ऑफ इंटीजर रिटर्न करना होता है, वो हमें बात करना है कि नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिटर्न करना होता है। हमें n गिवन है, एरे 1 गिवन है, एरे 2 गिवन है और एक k गिवन है। हमने क्या डिस्कस किया था, सबसे पहले हम सॉर्ट करेंगे एरे 1 को, एरे 2 को। ओके, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर हमें इसको क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है ना, बाय डिफॉल्ट हमारा एरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट होता है, तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं एक सॉर्ट फंक्शन के अंदर ग्रेटर ऑफ इंटीजर फंक्शन। आपको क्या करना है, इसको फड़ना है, कंपेयर फंक्शन होता है, कंपेरेटर कैसे यूज करता है आपको पढ़ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने सॉर्ट किया एरे 1 को, सॉर्ट किया एरे 2 को। ओके, अब ठीक है, हीप के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो अब हीप पढ़ना पड़ेगा आपको, उसके लिए ये अच्छा क्वेश्चन है ये। तो हीप के लिए हम यूज़ करते हैं प्रायोरिटी क्यू, और प्रायोरिटी क्यू ऑफ अगर हम इंटीजर लिख देते हैं ना, बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्यू क्या होती है हमारे पास, बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्यू हमारे पास होती है मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू, मतलब मैक्सिमम हीप होती है, उसमें हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम एलिमेंट फ्रंट पे रहता है। तो मैंने यूज़ किया वेक्टर ऑफ इंटीजर, मतलब सॉरी प्रायोरिटी क्यू ऑफ। अब मुझे प्रायोरिटी क्यू किसकी यूज़ करनी है, मुझे क्या क्या स्टोर करना है, मैक्सिमम सम स्टोरेज करना है, और मुझे यूज़ करना है कि उसके इंडेक्सेस। तो मैं इसके लिए यहाँ पे यूज़ करूँगा पेयर ऑफ इंटीजर कोमा एक और पेयर ऑफ इंटीजर के लिए, वो मुझे यूज़ करना है, कोड आपको करना है, ठीक है। और हम यहाँ पे रख लेते हैं काउंट की वैल्यू लेस देन के तक, कि जब तक हमारे पास के एलिमेंट पुश पॉप नहीं हो जाते ना तब तक के लिए। तो ठीक है, अब हमें एलिमेंट को क्या करना है, प्रायोरिटी के दो टॉप रखना है, जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो निकल जाएगा, उसे हमें पॉप कर देना है, उसे निकालना ही था हमें। और उसके बाद हमें क्या कर देना है कि जो आंसर के अंदर वो एलिमेंट है वो मैक्सिमम आएगा, उसको पुश बैक कर देना है। और हमें नेक्स्ट इंडेक्सेस पे जो हमारे पास i+1j था और ij+1 था, उनको हमें क्या करना है, प्रायोरिटी क्यू में पुश कर देना है। तो अगर आप देखो ना यहाँ से, तो मैक्सिमम साइज अगर प्रायोरिटी क्यू अगर देखना भी चाहो तो कितनी जाएगी, कि के हमारा पास साइज थी तो 3k तक जाएगी मोस्टली प्रायोरिटी क्यू की, जो 3k भी नहीं जाएगी, बिकॉज i+1j हम ij+1 नहीं पुश करेंगे ऑलवेज, के की वैल्यू n थी, तो हम इसलिए ऑर्डर ऑफ n में ही कर सकते हैं। और प्रायोरिटी क्यू की साइज़ कितनी जा रही है उसी हिसाब से कितने एलिमेंट पुश कर रहे हैं उस हिसाब से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल जाती है। और इसको प्रायोरिटी क्यू के अंदर पुश कर देना है, फ्रंट को लास्ट को, इस तरह से आपको क्या करना है, खुद को ट्राई करना है। मैं आपको सोल्यूशन आई थिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, उसके अलावा कोई या फिर कोई कमेंट करके प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोगों को कमेंट करना है सोल्यूशन, मैं ट्राई देखता हूँ कि कैसा है सोल्यूशन आपका। तो आई होप कि मुझे वीडियो पसंद आया होगा, तो आपको मुझे लगा होगा कि क्वेश्चन भी अच्छा होगा, क्योंकि इसमें मैंने एक ब्रूट फोर्स मेथड देखा, जिसमें हमने बिल्कुल जस्ट जो क्वेश्चन में दिया था वही किया। जबकि सेकंड क्वेश्चन में हमने किस तरीके से सोचा कि प्रायोरिटी क्यू को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, और हमें प्रायोरिटी क्यू के अंदर इंडेक्सेस को यूज करना है, और इंडेक्सेस यूज करना है कैसे आइडिया है हमने, तो वो भी डिस्कस किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।